जेकेएलएफ के चेयरमैन यासिन मलिक और लश्कर-ए-तोयबा के मुखिया हाफिज सईद दोनों एक साथ बीते 24 घंटे पहले नजर आए और पूरे देश में बवाल मच गया। सवाल कई उठे। सवाल यह भी उठा कि क्या यासिन मलिक को मुलाकात करनी चाहिए थी? क्या भूख हड़ताल पाकिस्तान की जमीन पर करनी चाहिए थी? ये वो तस्वीरें हैं जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके बाद समूचे देश में न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि कश्मीर तक में इस बात को लेके हंगामा मचा हुआ है कि यासिन मलिक की इस मुलाकात के बाद उनके लौटने पर होगा क्या? पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा? भूख हड़ताल करने की जरूरत क्या थी? हाफिज सईद मंच पर पहुंचा तो विरोध क्यों नहीं किया गया? उन्होंने बाकायदा वहां पर तकरीर की। तकरीर में कहा क्या? यासिन मलिक क्या दोबारा उस दिशा में लौट रहे हैं जहां वो बंदूक छोड़ चुके थे? ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब बेहद जरूरी है। तो सीधे इस वक्त हमारे साथ यासिन मलिक खुद है। रावलपिंडी में जेकेएलएफ का दफ्तर है, रावलपिंडी के मोरी रोड में है। अमनुल्लाह खान यहां पर बैठते हैं। याद कीजिए उस दौर को जिस समय जेकेएलएफ बनी थी। हाफिज सईद से मिलना कहां तक किस रूप में जायज है? नहीं, हम सीधे चले चलते हैं इस वक्त हम यासिन मलिक के पास। यासिन, पहला सवाल बड़ा सीधा है, हाफिज सईद से मिलना सही कहां तक है, खास तौर से ऐसे मौके पर जब निशाने पर हाफिज सईद खुद है, आप खुद उनसे मुलाकात करते हैं। इसका मतलब निकाला क्या जाए ऐसे मौके पर जब भारत दुश्मन नंबर 1 के तौर पर पहचान है हाफिज सईद की? यासिन, देखिए, मेरी मुलाकात हाफिज सईद साहब के साथ हुई है 2006 में, जब मैं यहाँ आया था, जब पीस प्रोसेस चल रहा था, जब मेरी हुकूमत हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बात हुई थी, जब मैंने उनके साथ एक मसला उठाया था कि जो मिलिटेंट लीडरशिप हैं उनको भी पीस प्रोसेस में शामिल किया जाए ताकि एक जेन्युइन पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा इस पीस प्रोसेस के लिए। तब मैं यहाँ आया था, मैं मुरीद कैंप गया, मैंने उस वक्त 6 घंटे बात की, मीटिंग की उनके साथ, फिर उनके स्टेज पे उनके साथ स्टेज शेयर किया। तब मैंने वहां कहा था कि मिलिटेंट लीडरशिप को इस पीस प्रोसेस का न सिर्फ हिस्सा बनना चाहिए बल्कि उनको इस पीस प्रोसेस को स्पेस देनी चाहिए। तब जाके हिंदुस्तान में किसी ने इस पे कोई न ऑफेंसिव स्टेटमेंट मान लिया बल्कि सबों ने इसको अप्रिशिएट किया। आज मैं यहां पर अपनी बेटी के लिए आया था और यहां से अफजल गुरु साहब की फांसी का ऐलान हो गया और उनको फांसी दे दी गई, जिसको हम समझते हैं कि ये कानून और आइन का कत्ल हो चुका है, जिसमें कानून और आइन की कोई पासदारी नहीं की गई है बल्कि कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ इंडिया को सेटिस्फाई करने के लिए यह फैसला सिर्फ किया गया है। अब मेरा सवाल यह है कि एक शख्स एक सड़क पे बैठा है जिसमें किसी को इनविटेशन नहीं है, लोग वहां हजारों की तादाद में खुद आए और यहां पर भी वही ट्रांसपेरेंट मैसेज दे रहा है कि अपने आप को तकलीफ दे रहा है कि मैं नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूव के जरिए अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहा हूं कि हम इस फांसी के खिलाफ हैं, हम इस फांसी के खिलाफ एक रेजिग्नमेंट दिखा रहे हैं। यहां पर कौन सी मीटिंग हुई है? अगर कोई ये प्रूव करता है कि कोई मीटिंग हुई है, ये कोई जलसा था जिसमें हमने ज्वाइंटली कोई जलसा किया है, तो मैं पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेने के लिए तैयार हूं। ये एक भूख हड़ताल थी, जिस भूख हड़ताल में हजारों की तादाद में सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले लोग, पॉलिटिशियन, इंटेलेक्चुअल खुद आए और उसमें हाफिज सईद साहब भी आए जो 10-15 मिनट वहां बैठे और चले गए। कोई मीटिंग नहीं हुई है, कोई ज्वाइंट वहां पर कोई मंच नहीं था, वहां पर कोई स्टेज नहीं था, वहां पर कुछ नहीं था, सिर्फ एक शख्स सड़क पे बैठा था भूख हड़ताल पे जो अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवा रहा था थ्रू नॉन वायलेंट डेमोक्रेसी। यासिन देखिए जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, आपको पाकिस्तान की जमीन पर भूख हड़ताल करने की जरूरत क्यों पड़ी? आप श्रीनगर लौटे आते, आप यहां पर भूख हड़ताल करते, यहां पर कोई आपको इस रूप में नहीं टोकता, आपको पाकिस्तान की जमीन की जरूरत ही क्यों पड़ी भूख हड़ताल करने के लिए? देखिए, ये फांसी की जो सजा हुई ये सबके लिए सडन थी, ये उसकी फैमिली के लिए भी सडन थी। ये किसी को तो न पता थी कि मैं यहां आ जाऊंगा तो वहां से अफजल गुरु साहब को फांसी दे दी जाएगी, ये सडनली था। तो देन आई थिंक हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट, तो मैंने कंट्रीब्यूट किया और वही नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मैसेज दी कि हम इस फांसी का विरोध करते हैं। ये फांसी
इंसाफ और इंसानियत के खिलाफ हुई हैं, जिसमें कानून और आइन का कत्ल कर दिया गया। नहीं, लेकिन आपके मंच पे आप बोल रहे हैं मेरा नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक स्टाइल है, मैंने काम किया इस रूप में, लेकिन आपके उस मंच पे आकर हाफिज सईद ना सिर्फ आते हैं बल्कि माइक थामते हैं, तकरीर करते हैं। उस तकरीर में वो क्या कहते हैं? देखिए, जो उन्होंने तकरीर की, माई रिक्वेस्ट टू कि आप वो तकरीर निकाल लीजिए। अगर आपको उसमें कहीं पे भी नजर आएगा कि यहां किसी ने भी बंदूक की बात की है, तो आप ये कह सकते हैं कि तुम्हारे भूख हड़ताल जो है इस्तेमाल हुआ वायलेंस के लिए। नहीं नहीं, की तकरीर भी निकाल दीजिए। नहीं, ये यकीनन देखिए, आप एक बात समझिए कि तकरीर कुछ भी करें, लेकिन पहचान क्या है हाफिज सईद की? हाफिज सईद की पहचान है पार्लियामेंट पे अटैक, उससे पहले लाल किले पर अटैक, 26/11 की बात। तो ये सारी परिस्थितियां क्या बताती हैं? इवन जम्मू कश्मीर असेंबली पर अटैक हुआ था, लश्कर तोयबा ने शुरुआती दौर में किया था। तो आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि आप नॉन वायलेंट है और एक बंदूक की जुबान ही सिर्फ समझता है वो शख्स आपके साथ आ गया? आप कैसे दोनों को इस रूप में मानते हैं कि नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया? देखिए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि इस सरजमीन से आपके खिलाफ वायलेंस हुई है, लेकिन एक शख्स है जो इसी सरजमीन में बैठ के एक नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मैसेज दे रहा है। ये तो कंट्रडिक्शन है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। तो व्हाट इज द ऑफेंस? इसमें ऑफेंस कहां से निकल के आता है कि एक शख्स यहां से बैठ के एक ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक मैसेज दे रहा है, वो भी जो एक भूख हड़ताल का कंसेप्ट क्या है? भूख हड़ताल का एक ही कंसेप्ट है, क्या आप नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मीन्स में बिलीव करते हैं और आप वही मैसेज दे रहे हैं। आपने यहां पर कोई बंदूक की तो बात नहीं की, यहां पर तो आपने कोई वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया। ऐसा क्या हुआ इस पूरी भूख हड़ताल में? इस किस्म की किसी ने कोई तकरीर की है कि हमें बंदूक की मूवमेंट चलानी चाहिए या हम बंदूक से मूवमेंट चलाएंगे? क्या इस किस्म की किसी ने कोई बात की है इस पूरी भूख हड़ताल के दौरान? नहीं, ये देखिए यासीन, ये आप कह रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है, आप कर रहे हैं दरअसल किस रूप में, जिसको फांसी हो गई। फांसी क्यों हुई? पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। पार्लियामेंट पे अटैक किसने किया? जाहिर है पाकिस्तान की जमीन पे खड़े दो आतंकवादी संगठनों ने, जैश और लश्कर ने मिलकर किया। हाफिज सईद की पहचान क्या है? आप अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन पहचान क्या है हाफिज सईद की? नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या इस भूख हड़ताल में, जिस भूख हड़ताल का मकसद है, क्या आप एक नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक तरीके से एक अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहते हैं? क्या इस पूरे 24 घंटे के भूख हड़ताल में जो हजारों लोग वहां पर आए, जिन्होंने भी वहां पर बैठे, चाहे कोई 1 घंटा, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट बैठा, क्या उसमें से किसी ने बंदूक के मूवमेंट की सपोर्ट की बात की है? यासीन, इस बात का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो देखिए हमारे जहन में 2-3 चीजें बड़ी साफ तौर पर आ रही हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। 1989 में रूबिया सईद का अपहरण हुआ था, जेकेएलएफ पीछे था, आप उसमें खुद शरीक थे। उसके बाद 94 में आपने बंदूक गिरा जरूर दी, लेकिन 2013 में जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो 2 सवाल हर के जहन में आ रहा है। क्या यासीन दोबारा उस दिशा में जा रहे हैं जो 1989 में आपने बंदूक उठाई थी, या फिर 2013 में इस बंदूक उठाने की आप नई परिभाषा करना चाहते हैं? क्या माना जाए यासीन मलिक? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा। यासीन मलिक ने बंदूक उठाई कश्मीर में, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने आर्म्ड स्ट्रगल कश्मीर में शुरू की, वो हमने अपने नाम से की, कोई फेक नाम से नहीं की, और हमने बंदूक चलाई भी। लेकिन 94 में जब हिंदुस्तान की पूरी सिविल सोसाइटी, अमेरिकन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, यूरोपियन यूनियन, इन सबों की एक परसुएशन हुई कि अगर कश्मीरी लोग दोबारा नॉन वायलेंट मूवमेंट शुरू करेंगे, हम मददगार साबित हो सकते हैं कश्मीर के मसले को हल कराने के सिलसिले में। तो उस वक्त ये कितना बड़ा अनपॉपुलर डिसीजन था जब यासीन मलिक ने कहा कि हम दोबारा नॉन वायलेंट मूवमेंट जो है शुरू कर रहे हैं। और तब से लेकर अब तक, 94 से लेकर अब तक, हमारा जो बिलीफ है वो ये है कि हम कश्मीर को आजाद कराना चाहते हैं थ्रू नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट। और लोगों की अपनी आइडियोलॉजी है, हमें उनकी आइडियोलॉजी जो है वो अपनी आइडियोलॉजी परस्यू करे, लेकिन जो हमारी आइडियोलॉजी है दैट इज क्लियर, ट्रांसपेरेंट, दैट इज कि वी वांट टू लिबरेट द कश्मीर through non-violent democratic movement and we want to strengthen the non-violent democratic movement in Kashmir. लेकिन यासीन, आप बंदूक वालों की छाव में बैठ के नॉन वायलेंट की बात कर रहे हैं। हमारा सवाल अब बहुत देखिए सीधा है,
भारत की नजर में हाफिज सईद अपराधी है, हाफिज सईद टेररिस्ट है, हाफिज सईद मोस्ट वांटेड की लिस्ट में पहला नाम है, और आप अपने नॉन वायलेंट मूवमेंट को लेकर डेमोक्रेटिक स्टाइल में बात करना चाहते हैं। ये परिस्थितियां जुड़ती कैसे हैं? इसको आप कैसे मान रहे हैं कि एक सरीकी है? देखिए, यही मुद्दा उठाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब सुभाष चंद्र बोस के मुतालिक खबर आई थी कि वो जी फौत हो गए। तब गांधी ने उनके घर वालों को एक चिट्ठी लिखी थी, तहजीब थी। उस पे जो कांग्रेस के उस वक्त प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उसको बुला कर लिया था वाइस राय ने, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो उसने भी उस वक्त गांधी के मुतालिक यही अल्फाज दोहराए थे, ही इज अ फासिस्ट। इसके डबल स्टैंडर्ड, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन एंड द एक्शन and the sincerity of the person and his beliefs and his ideology। नहीं, ये आप ठीक कहे, अपने तौर पे आप अपने तौर पे परिभाषित कर रहे हैं। जेकेएलएफ के चेयरमैन यासिन मलिक का कहना है कि वो भूख हड़ताल पर बैठे। भूख हड़ताल पे बैठना अहिंसात्मक कदम है, चाहे वो जिस रूप में बैठे, लेकिन अगर वहां पर हाफिज सईद आ जाए तो वो क्या कर सकते हैं? सरकार के अधिकारी आए, समाज सेवी आए, हंगामा क्यों नहीं मचा? हंगामा हाफिज सईद पर क्यों किया? वो नहीं मानते हैं कि उन्होंने कोई गुनाह किया है। इस वक्त यासिन मलिक हमारे साथ रावलपिंडी से जुड़े हुए हैं। जेकेएलएफ का दफ्तर है वहां पर, जहां पर अमरुल्लाह खान बैठते हैं, जो पुराने चेयरमैन रह चुके हैं जेकेएलएफ के, और इस वक्त खुद वो वहीं से मौजूद हैं। माना यह जा रहा है यासिन मलिक कि जैसे ही आप लौटेंगे आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आप पाकिस्तान की यात्रा पे गई, आपकी निजी यात्रा थी, लेकिन वहां जाकर आप भारत के मोस्ट वांटेड, यानी मोस्ट वांटेड में भी नंबर 1 के या हाफिज सईद से मिलते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आपका पासपोर्ट जब्त होता है, आपकी गिरफ्तारी होती है, जिसको लेकर देश में सुरक्षा एजेंसियों का यह भी कहना है कि आपने 1, 2 या 8 मीटिंग भी की है। देखिए, अगर हुकूमत हिंदुस्तान ने फैसला किया है मेरे मुतालिक कि वो मेरा पासपोर्ट जब्त करना चाहते हैं और मेरे आने के बाद मुझे गिरफ्तार करके जेल में भेजना चाहते हैं, वो उनकी अपनी विश है। वो अगर वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जेल इज माई सेकंड होम। मैंने 10 जिंदगी के 10 से ज्यादा साल जेलों में गुजारे हैं, तो वो अगर ये करना चाहते हैं, डेट इज देयर विश, दे कैन डू इट। लेकिन मैं आपको एक बात फिर ये कहना चाहता हूं कि You must understand the person by his actions and means। हमारा जो ये है, हमारा जो तरीकेकार है वो यही है कि हम जब बंदूक के साथ थे तो अपने नाम से थे, तब हमने चलाई, तब हम अपने नाम यासीन मलिक के नाम से मैं बंदूक चलाता था, और जब हमने छोड़ दी तो हमने छोड़ दी, और हमने ये कहा कि हम नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक तरीके से मूवमेंट चलाएंगे। आप खुद को नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल में बोलते हैं, नॉन वायलेंट बोलते हैं यासिन, लेकिन एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। आप जिस लिए बैठे भूख हड़ताल पे, अफजल गुरु को फांसी दी गई, एक कानून के तहत फांसी दी गई, लेकिन आपने शुरू में एक बात कही, आपने कहा कि दरअसल अफजल गुरु की फांसी कानून का कत्ल है, आइन की हत्या है। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि आप इस देश के भीतर जो कानून है आप उसको नहीं मान रहे हैं? जिस तरीके से फांसी दी गई, फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी? किस रूप में यह माना जाए कि आप नॉन वायलेंट होने की बात भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ कानून को भी खारिज कर रहे हैं? देखिए, आप खुद जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्होंने उनको फांसी की सजा सुनाई, आप उसकी खुद जजमेंट पढ़ लीजिए। वो खुद लिखते हैं जजमेंट में कि इसके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। वो अपनी जजमेंट में खुद लिखता है ही वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। वो अपनी जजमेंट में खुद लिखता है कि ये इसमें भी नहीं था, जो एक्शन हुई है ये उसका भी हिस्सा नहीं था। ये इसके खिलाफ जो एक इनडायरेक्ट एविडेंस है कि इसने लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको प्रोवाइड किया था, और उसके बाद जज लिखता है कि इससे हिंदुस्तान के लोग मजरूह हुए हैं, जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ है। इसलिए हिंदुस्तान की कलेक्टिव कॉन्शियंस को सेटिस्फाई करने के लिए ये जरूरी है कि हम अफजल गुरु को फांसी देंगे। यहां पर यह साफ जाहिर होता है, यहां पर कानून और आइन का कत्ल किया गया, जस्ट टू कन्वे टू द पीपल ऑफ इंडिया कि जो हम आपके जज्बात हैं हम उनकी कदर करते हैं, इसलिए हम इस मासूम शख्स को फांसी पे चढ़ा रहे। आप इस बात को कह जरूर रहे हैं, लेकिन एक सच यह भी है कि जिस तरीके से आपने जम्मू कश्मीर के भीतर जेकेएलएफ को खड़ा किया शुरुआती दिनों में, जिस तरीके से अभी आप पाकिस्तान में मौजूद हैं
और पासपोर्ट पे गए हैं, वीजा लेकर गए हैं, वहां घरेलू काम से गए हैं, लेकिन वहां जाकर राजनीतिक तौर पे काम कर रहे हैं। एक सवाल तो लोगों के जहन में आएगा कि आप खुद गैर कानूनी तरीके से चीजों को क्यों नहीं चला रहे हैं, ये क्यों ना माना जाए। लेकिन यह हमें बताइए, आप लौट कब रहे हैं, इंडिया लौटेंगे कब? मैं इंडिया बिल्कुल कुछ दिनों में ही आ रहा हूं। तो अगर आप मैंने फैसला किया है मुझे जेल में ले जाने के लिए, वो शौक से मुझे जेल में रखे, तो वो मेरा पासपोर्ट जब्त करना चाहते हैं, वो शौक से पासपोर्ट जब्त कर सकते हैं। दैट इज देयर विश, दैट इज देयर जजमेंट। आई कांट इंटरफेयर इन देयर जजमेंट एंड देयर डिसीजन। यानी एक आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, चलिए आप लौटेंगे, उसके बाद क्या होगा इस देश के भीतर, उसका हर कोई इंतजार भी कर रहा है, आप जब भी लौटेंगे। लेकिन अब इसके बाद रास्ता जेकेएलएफ का किधर जाता है, यासीन मलिक का किधर जाता है, यह सवाल इसलिए क्योंकि आपको आज से नहीं देखा जा रहा है। बीते 25 बरस से यासीन मलिक जहां से सफर शुरू किया, हाथ में बंदूक लेके नारे लगाता था कि सत्ता तो बंदूक की नली से निकलती है, आज वो शख्स नॉन वायलेंट की बात कर रहा है, वो पाकिस्तान की जमीन पे कर रहा है बात। अब आपका रास्ता जाता किधर है? आप कश्मीर को लेकर लगातार जो अपनी बात कहते हैं उसमें कहीं कुछ ट्विस्ट आ रहा है, या आप अपनी बात पे अडिग हैं, जो आप जो कर रहे हैं वो सही है? यासीन, देखिए, मैं अपनी बिलीफ से अपनी तहरीक चलाता हूं। मैंने पहले भी अर्ज किया, हाफिज सईद ने कोई बंदूक कश्मीर में नहीं चलाई, न सलाउद्दीन ने खुद, यासीन मलिक ने खुद बंदूक चलाई है। जब हम बंदूक की मूवमेंट में थे तब हम अपने नाम से थे। आज हम पुरअमन तहरीक में हैं। हमने पुरअमन तहरीक तब शुरू की जब ये बहुत अनपॉपुलर फैसला था कश्मीर की सरजमीन पे। हमने पुरअमन तहरीक शुरू की है। हम पुरअमन तहरीक के जरिए कश्मीर को आजाद करना चाहते हैं और इंशाल्लाह हमारी ये पुरअमन तहरीक आगे भी जारी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यासीन, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। लेकिन सवाल आने वाले वक्त के लिए कहीं चेतावनी भरे भी हैं और एक चेतावनी के संकेत भी देते हैं, क्योंकि यासीन मलिक जिस तरीके से जिन परिस्थितियों को लेकर कश्मीर के मद्देनजर बात कर रहे हैं, और हाफिज सईद इसका लाभ उठाते हुए इस्लामाबाद में भूख हड़ताल पर बैठे यासीन मलिक के साथ मंच पर आकर बैठ जाता है, ये सवाल भारत के लिए शायद मुश्किल भरा है कि अब आने वाले दिनों में वो किस तरीके से संबंध पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाए, दोस्ती करे, पड़ोसी के तौर पर मौजूद है। लेकिन यासीन मलिक की अलगाववादी जो कश्मीर के भीतर है, उन सब के बीच इतने महत्वपूर्ण सवाल ये जरूर हैं कि कश्मीर में बीते 72 घंटे से कर्फ्यू भी लगा हुआ है। एक सच यह भी है, और दूसरा सच यह भी है कि यासीन मलिक अपने आप को न सिर्फ बेगुनाह मानते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि उन्हें बंदूक की भाषा छोड़ दी है, पूरी तरीके से अहिंसात्मक कदम उठा रहे हैं, और उसमें कोई शरीक होता है तो वह भी पाक साफ हो सकता है। इसका इंतजार वो कर रहे हैं और वो मानते हैं इंतजार करना होगा। वो भारत लौटेंगे, जिसका जिक्र उन्होंने किया, जल्द लौटेंगे। हालांकि 26 फरवरी तक का वीजा है।